नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद का दावा है कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में उनकी जीत हो रही है और यूपी ही नहीं, झारखंड और महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं विपक्षी पार्टी सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केशव मौर्य प्रसाद ने कहा कि करहल की घटना ने सपा के पीडीए की पोल खोल दी है और रही बात राहुल गांधी की, तो वो पीएम के खिलाफ व्यक्तिगत होते होते देश को भी बदनाम करने से पीछे नहीं हटते। श्री अखिलेश यादव जी 2014 के लोकसभा चुनाव थे, उस समय हम लोग लोकसभा में जुड़ करके कई लोग गए थे। विधानसभा के चुनाव हुए थे। आप लोगों के पास उस समय के निश्चित तौर से वीडियोज होंगे और श्री अखिलेश यादव जी और उनकी जो पूरी मंडली है वह भी अपने कार्यकाल को याद करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं यह मानता हूं कि कहीं पर भी चुनाव आयोग के निर्देशों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं हुआ है। जब समाजवादी पार्टी हारने की स्थिति में होती है तो हारने से पहले चुनाव करने की स्थिति तैयार करते हैं कि जब परिणाम उनके विरुद्ध आएंगे तो वह क्या बोलेगा। अगर चुनाव में जीत जाएं तो भाजपा का माहौल खराब है और हार जाएं तो ईवीएम खराब है। तो यह तो इनका फैशन है लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करने का। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को मैं इतना ही कहूँगा कि वह और उनकी पार्टी के जितने भी नेता हैं बस दुष्प्रचार करना बंद करें, फर्जी आरोप लगाना बंद करें। गुंडे, अपराधी, माफिया, बलात्कारी, हत्या करने वाले तो उनकी पार्टी में मैनपुरी के अंदर करहल में क्या हुआ? एक दलित की बेटी केवल भाजपा को वोट देगी, इसके कारण से उसके साथ क्या घटना हुई, उसकी हत्या हुई, उस पर जवाब दे। फर्जी पीडीए पर जवाब दे। तो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चला रहे हैं और पुष्टिकरण की इतनी सीमा रेखा को पार करना चाहिए कि हमारे लिए 25 करोड़ जैसे हिंदू हैं वैसे मुसलमान हैं। वो तो समाजवादी पार्टी लगातार के मुस्लिमों को वोट नहीं देने दिया। लगता है जैसे वो समाजवादी पार्टी नहीं, बंसल पार्टी आईडी थोड़ी सी। यूपी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सभी 9 सीटें हार रही है। ऐसे में कोई ना कोई मुद्दे की तलाश में मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आगे और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। केबिल थोड़ा वैसा करो, केबिल काली बस। ये आर्गुमेंट को पहले से तैयार रखें कि जब वो हारेंगे तो क्या कहेंगे। अरे यार माइक सही करो साहब, माइक सही। अरे उनके चाचा जी ने ट्वीट किया वो देखा प्रोफेसर साहब ने ट्वीट किया वो देखा। सर दोबारा से चुनाव कराने की मांग कर रहे थे। चुनाव रद्द हो और दोबारा चुनाव रद्द करने की मांग कौन करता है? जो बताइए सर, आप बताइए। चुनाव रद्द होने की मांग कौन करता है? कौन करता है सर, जो खुद बेईमान? चुनाव रद्द करने की मांग वही करता है जिसको इस बात देखो चोट लग जाती है माइक इतना। तो वो पहले से फेस सेविंग करता है कि जनता के सामने कहेंगे क्या। कितना उन्होंने शगुफा छेड़ा, कितना जनता को भ्रमित करने का काम किया, लेकिन जनता भ्रमित हुई नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव पर सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि तमाम एग्जिट पोल भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एक तरफा जीत बता रहे हैं। लोकसभा के चुनाव परिणामों के बाद और उस चुनाव में जिस तरह से जनता को गुमराह किया गया, जनता ने उससे सबक लिया है और पुण्य भाजपा के साथ जनता चली है। हमारे उम्मीदवारों की बड़ी जीत होगी। चुनाव से पहले हमेशा सरकार और चुनाव आयोग को आरोपित करने का सिलसिला चला है। वे केवल हार की भूमिका पहले से बनाने लगते हैं, जीतने पर उनके पास कोई सवाल नहीं होता। इन बातों से समाज में किस तरह का संदेश जाता है इसकी वे परवाह नहीं करते हैं। ये केवल वो भूमिका है जो हारने पर क्या कहना है। जनता इनको बहुत अच्छे से जानती है और लोकसभा चुनाव की पूरी भरपाई करते हुए जनता अब भाजपा के साथ जा रही है। हर तरफ इस बात की चर्चा है और तमाम एग्जिट पोल भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत बता रहे हैं। और हम लोग तो जमीन पर काम करके आए हैं। जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, लोकसभा के चुनाव के परिणामों के बाद
और उस चुनाव में जिस तरह से नारों को गढ़ा गया, जनता को गुमराह किया गया, मुझे लगता है कि जनता ने उससे सबक लिया है और पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता चली है। हमारे उम्मीदवारों की बड़ी जीत होगी। और जहां तक आरोप प्रत्यारोप का सवाल है, तो आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि चुनाव से पहले हमेशा सरकार और चुनाव आयोग को आरोपित करने का जैसे लग रहा है कि एक सिलसिला सा चल दिया है। वो हार की भूमिका पहले से बनाने लगते हैं कि हम हारेंगे तो हमें कहना क्या है, तो उसी की भूमिका बना रहे हैं। जीतते हैं तो कोई किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं, और हार जाते हैं तो एक बहुत आसान सा उनके पास रास्ता है, चुनाव आयोग को धमकाना, अधिकारियों को धमकाना, एक कैसा माहौल बना देना, कैसे समाज में किस तरह का मैसेज जाता है इन बातों से, इसकी परवाह नहीं करते वो लोग। सरकारी एजेंसियां जो हैं, प्रतिष्ठित एजेंसियां हैं जिसकी प्रशंसा दुनिया में होती है, उसको भी कटघरे में खड़ा करना बात बात पर, यह निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि बस वो भूमिका कि जब हम हारेंगे तो हमें क्या कहना है, उसकी भूमिका ये पहले से बनाने लगते हैं। और कैसे देखिए करहल में किस तरह से मतलब उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन को रक्त रंजित कर दिया इन लोगों ने। क्या गुनाह था उस दलित की बेटी का? यही बस सिर्फ कह दिया कि नहीं, हम कमल के निशान वाला बटन हम दबाएंगे, हम मोदी जी के साथ चलेंगे, हम योगी जी के साथ चलेंगे, हम भाजपा के साथ हैं। तो ये किस तरफ ले जाते हैं लोग, और इससे क्या देश और प्रदेश का निर्माण होता है? तो जनता इनको बहुत अच्छी तरीके से जानती है, और मुझे लग रहा है कि लोकसभा की कमी को जनता ने पूरी भरपाई करते हुए भाजपा के साथ जनता नजर आई है इस चुनाव में। यूपी में 20 नवंबर को 9 सीटों पर हुए मतदान का रिजल्ट कल आ जाएगा। आने वाले रिजल्ट को लेकर बीजेपी अभी से ही काफी उत्साहित है। कैबिनेट की बैठक में जाने से पहले यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जो भ्रम फैलाया था वो टूट चुका है और जनता इस चुनाव में बीजेपी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देते हुए अनिल राजभर ने कहा कि उन्हें पता है कि वो चुनाव हार रहे हैं, ऐसे में वो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। कोई नई बात तो है नहीं। जब भी किसी चुनाव में हार कोई सुनिश्चित समाजवादी पार्टी देखती है तो बहाना बनाना शुरू कर देती है। उनके नेता भी वही करते हैं कि जब परिणाम आएगा हम हारेंगे तो हमको कहना क्या है। तो उसी की भूमिका ये है जो तमाम प्रकार के आरोप लग रहे हैं, तो वो भूमिका बना रहे हैं कि परिणाम के बाद उनको कहना क्या है। मैं तो 1 महीना से ज़्यादा मिर्ज़ापुर रह के आया हूँ, और उनके लोकसभा में जो उन लोगों ने नारे गढ़े, जो जनता को गुमराह किया, मैं समझता हूँ कि जनता ने लोकसभा चुनाव से सबक लिया है और पूरी चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता खड़ी हो गई। भाजपा के जो भी उम्मीदवार चुनाव में हैं बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे, ये सुनिश्चित है। अब प्रतिपक्ष को कुछ न कुछ कहना है। ये गुंडई की भाषा, सीधे अधिकारियों को धमकाना, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना, ये कोई नई बात तो है नहीं। पूरे प्रदेश, आज पूरा प्रदेश शर्मसार है। पूरे देश में कैसा संदेश गया है करहल की घटना से, ये भी किसी से छुपा नहीं है। एक दलित की बेटी का गुनाह क्या था? सिर्फ यही तो था कि हम भाजपा को वोट देंगे, और उसकी इतनी बड़ी सजा। तो समाजवादी पार्टी का स्वभाव और प्रकृति क्या है, उसी का एक नज़ारा करहल में हम लोगों को मिला है, और पूरा प्रदेश इस बात से बहुत पहले से परिचित है, जानता है।
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यूपी विधानसभा उपचुनाव पर कहा कि एनडीए गठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर जनता के बीच जो विकास की योजनाएं थी उन्हें बताया है। जनता भी जानती है कि सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे तो हमारा विकास हो सकता है। विपक्ष भी इस बात को जानता है कि उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सत्ता पक्ष को ही सीटें मिली है कि एनडीए गठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर के जनता के बीच में जो विकास की योजनाएं थी उसको बताया गया और जनता भी जानती है कि सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे तो हमारा विकास कुछ हो सकता है। विपक्ष में अगर विधायक जीत भी गया तो उसके पास समस्या को लेकर जाने के लिए, कोई काम के लिए, तो यही कहता है कि हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस नाते विपक्ष भी इस बात को जानता है कि बाई इलेक्शन ज्यादा से ज्यादा सत्ता पक्ष सीट जीतती है। लखनऊ से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव पर कहा कि समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र रहा है कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। वे गुंडई और बूथ कैप्चरिंग के बल पर चुनाव जीतने में विश्वास करते हैं। हालांकि जब जब चुनाव आयोग उन पर लगाम लगाने की कोशिश करता है तब तब वे बौखला जाते हैं। इस बार उन्हें दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। प्रचंड तरीके से हमारे प्रत्याशियों को समर्थन मिला है, इसी से बौखलाकर समाजवादी पार्टी मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। उन्होंने निर्वाचन आयोग को जितने आरोप भेजे थे सभी के सभी तथ्यहीन पाए गए हैं। अपनी हार को सामने देखते हुए वे बौखला गए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र रहा है कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। जब जब चुनाव में इनकी बेलगाम हरकतों पर नियंत्रण लगाए, जब जब इनकी गुंडई पर नियंत्रण लगाए, जब जब इनकी बूथ कैप्चरिंग पर नियंत्रण लगाए, तब समाजवादी पार्टी हारी है। इनका ईमानदारी पर कोई भरोसा नहीं, निष्पक्षता पर कोई भरोसा नहीं, पारदर्शिता पर कोई भरोसा नहीं। इनका भरोसा रहता है गुंडई के बल पर, बूथ कैप्चरिंग के बल पर चुनाव जीतना। और जब जब लगाम लगाने का भारत निर्वाचन आयोग प्रयास करता है तब तब ये बौखलाते हैं, तब तब ये उलझुल आयोग पर, प्रशासन पर, ईवीएम पर आरोप मनगढ़ंत लगाने का काम करते हैं। यही इस बार कर रहे हैं। इस बार इन्हें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके साथ जो धोखे में इन्होंने झूठी बातों के आधार पर 400 सीटें आ जाएंगी, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, टकाटक फटाफट वाले जो जुमले थे वो जनता समझ गई। जनता उससे अपने को ठगा महसूस कर रही है। उसी का परिणाम है कि पुनः जनता ने इन उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन और ताकत देने का काम किया है। प्रचंड तरीके से हमारे प्रत्याशियों को समर्थन मिला है। हमें लगता है कि बहुत बेहतरीन परिणाम उत्तर प्रदेश के हमारे प्रत्याशियों को आ रहे हैं। इसी से बौखला के चूंकि आभास हो गया है तो मनगढ़ंत आरोप के यहाँ ये प्रशासन ने ये कर दिया, ये बेईमानी हो गई, ये हो गई। इसके बारे में स्पष्ट रूप से आप देख रहे होंगे कि मतदान होने के नेक्स्ट डे एक एक बूथ का स्क्रूटनिंग, परीक्षण और सुनवाई करने का काम स्थानीय प्रेक्षक के अध्यक्षता में जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। सारे जिलों में कल हुआ। जितने आरोप इन्होंने भारत निर्वाचन आयोग को भेजे थे या विभिन्न अधिकारियों पर, विभिन्न बूथ कैप्चरिंग के, इसके उसके अन्य आरोप लगाए थे, सारे के सारे तथ्यहीन पाए गए। कोई उसमें बुनियाद नहीं थी, सब मनगढ़ंत झूठे थे। उसी का परिणाम है कोई भी एक भी रीपोल उत्तर प्रदेश की 9 की 9 विधानसभा में होने का निर्णय नहीं हुआ। सारी कलई खुल गई कल इनकी। अब ये केवल अपनी हार को सामने देखते हुए ये बौखला रहे। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट 23 नवंबर को घोषित किया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि उपचुनाव में सरकारी मशीनरी और तंत्र का दुरुपयोग तो हुआ है। वीडियो ऑडियो सामने आए हैं, मीडिया की रिपोर्ट है। वोट नहीं पड़ने जा रहे हैं, सारे रास्ते रोक दिए गए हैं। एक तरफ निर्वाचन आयोग कहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए और उत्तर प्रदेश की सरकार बैरिकेड लगाकर मतदाताओं को आने से रोक रही है। इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में सरकारी मशीनरी और तंत्र का दुरुपयोग तो बहुत सुना था, पर इसमें तो देख लिया। जो वीडियो आए, ऑडियो आए हैं, न्यूज की रिपोर्ट है, मीडिया की रिपोर्ट है, उसमें दरोवर
पिस्तल तान के लोगों को नहीं आने दे रहा है, एक समुदाय के लोगों को वोट नहीं पड़ने पा रहा है, सारे रास्ते रोक दिए गए हैं, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। एक तरफ तो निर्वाचन आयोग कहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार बैरिकेड लगा के वोटर्स को आने से रोक रही है। कहा जाता है कि कोई और आइडेंटिटी कार्ड ना चेक करे, पुलिस चेक कर रही है। तो कुल मिला के ये इलेक्शन था, ये इलेक्शन के नाम पे जबरदस्ती चुनाव जीतने के लिए सारी परंपराएं मान्यताएं तोड़कर इलेक्शन था। निर्वाचन आयोग से पहले ही अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी ने कह दिया था। अब तो इस पर कार्रवाई इलेक्शन आयोग को करना चाहिए, चुनाव आयोग। यूपी के एटा से खबर है, जहां एटा में लेखपाल के निलंबन के बाद लेखपाल संघ ने तहसील में धरना दिया। वहीं धरना के बाद एटा प्रशासन ने फैसला बदल दिया और लेखपाल को बहाल कर दिया। वहीं लेखपाल विकास कुमार का निलंबन वापसी हो गई है, जहां विभागीय कार्यवाही स्थगित हो गई। एसडीएम राजकुमार मौर्य ने कहा कि आरोप पत्र जारी कर दिया गया है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लेखपालों का धरना चल रहा है, तो ये क्या मांग कर रहे हैं और क्या जानकारी है? मांग इनकी ये है कि जो लेखपाल सस्पेंड हुआ है उसको बहाल कर दिया जाए। तो इनकी बेसिक मांग तो यही है, बट ये है कि जो प्रोसेस है निलंबन के बाद की, अब उसको जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और उसमें जांच चल रही है, तो जो आरोप पत्र होता है वो जारी कर दिया गया है। बाकी अगर जैसे भी जांच में निकल के आता है तो उस हिसाब से कार्रवाई आगे की जाएगी। हालांकि वार्ता करते हुए हमने लेखपालों के अध्यक्ष से इन सब से बात की है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, काम तहसील का हो रहा है। 2-4 लेखपाल जो हैं उनकी शिकायत थी तो उनसे बात कर ली गई है और बाकी आगे जांच का विषय है, उसमें कार्रवाई कर दी जाएगी। सर, जो लेखपाल का निलंबन किया गया है तो क्या कारण रहा सर? कारण था उनके ऊपर शिकायत आई थी काफी पहले, और पहले भी उनको जो है एक नोटिस दिया गया था, उनको एडवर्स एंट्री दी गई थी कुछ प्रकरण में। उसके बाद फिर से दोबारा से वही शिकायत आई है, जिनके सापेक्ष में इसको ये ऑर्डर दिया गया था निलंबन का। कार्रवाई आगे जारी है, जल्द ही उनको मतलब जांच में जैसा भी पाया जाएगा उसको कार्रवाई की जाएगी। सरकारी कार्यों में रुचि न लेना एक मेन कारण? हाँ, कह सकते हैं। कुछ कारणों में से ये भी एक कारण है। उनका फोन वगैरह का भी मतलब उच्च अधिकारी भी फोन करते थे तो शायद फोन बंद आता था, कई बार लोग परेशान होते थे, जनता परेशान होती थी। और जनप्रतिनिधि भी की भी शिकायत थी कि कई बार उन्होंने भी कॉल करने की कोशिश की कि जब जनता आती है जनप्रतिनिधि के पास तो डायरेक्ट वो कॉल करते हैं लेखपाल को, तो उन्होंने कई बार उठाया भी नहीं और फोन भी नहीं लगता है। तो जाति प्रमाण पत्र उनका ये पैसे देने का आरोप लगा है, उसकी जांच भी की जाती है, मतलब ये तो जांच का विषय है। हमने जांच अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं, तो वो अपना जांच कर रहे हैं, जैसा भी आता है रिजल्ट आगे कार्रवाई होगी। मेरा नाम कल्पना भगौरिया है। आप लेखपाल के तहसील अध्यक्ष भी हैं और आपका धरना चल रहा है, किस वजह से चल रहा है और क्या मामला है पूरी? हमारे विकास लेखपाल साहब है, उनका निलंबन कर दिया गया था डायरेक्ट या भारतीय साक्ष्य आवेदक के, जिस कारण उन्होंने 72 दे दिया था, जिस पर ये कार्रवाई हुई, जो कि गलत है। आपने प्रशासन से बात नहीं की अभी तक? हाँ, बात की थी। क्या निष्कर्ष निकला अभी तक? अभी तो निष्कर्ष ये है कि नहीं है, हम आपकी बात की सुनवाई कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में देखो तहसीलदार साहब हमारे भी जाएंगे, उनका कहना है हम आपके भी जाके आपका जो आप चाह रहे हैं। क्या लग रहा है कि लेखपाल को मतलब लेखपाल साहब पर कार्रवाई करने के बाद यानी पीछे प्रशासन हट सकता है? अब अधिकारी हैं भाई, उनकी मंशा क्या है, गलत होगा तो पीछे जरूर हटेंगे। नहीं, सत्यता के तहत यानी कार्रवाई की गई है कि कैसे कार्रवाई की गई लेखपाल साहब पर? सत्यता नहीं है उसमें, ऐसे तो कोई भी किसी पर एलिगेशन लगा देगा और फिर मान लिया जाएगा। तो जो होता है वो कई बार दिखता नहीं है, ये लोग तो एलिगेशन एक दूसरे पर लगाते ही रहते हैं। ऐसे तो कोई शायद ही कोई अधिकारी बैठे जिस पर एलिगेशन ना लगे। मेरा विकास चौहान नाम मेरा है। विकास जी, आप लेखपाल हैं और आपका धरना भी चल रहा है, किस मामले को लेकर चल रहा है और क्या जानकारी है? एक व्यक्ति था बाहर का जो बाहर निवास करता था गुड़गांव में, पूरी फैमिली के साथ। मुझे जानकारी नहीं थी, उसने 700 लगाए थे, गुड़गांव के लगाए थे। मैंने गांव में जानकारी की तो बताया गया कि उसको मतलब जानते नहीं कोई भी, क्योंकि गांव में से कल्लू के नाम से जानते थे। तो उसी आधार पे मतलब मैंने जांच की तो पाया गया कि वो गांव का व्यक्ति नहीं है। तो हाँ, तो उसी को आधार मानते हुए तो मैंने निरस्त कर दिया था। मैंने अगर कोई व्यक्ति होता है तो सामने भी आएगा, तो यही चीज़ थी। तो उसने झूठी शिकायत की थी, वकील द्वारा निरस्त कर दी थी।
अच्छा, एसडीएम साहब ने मतलब जांच भी इसमें मतलब सौंपी थी और जांच भी की गई है एसडीएम मजिस्ट्रेट से। तहसीलदार साहब ने भी जांच की है। इसमें मतलब आपको दोषी ठहराया गया है जांच में, तो ऐसा क्या लग रहा है कि मतलब उसमें जांच के बाद आप कार्रवाई हुई है? जांच तो ऐसी कोई नहीं हुई थी। और फिर जब काश्तकार से मिलावी गांव में आ गया था वो गुड़गांव से, तो उसने अपने बयान वगैरह भी दिए थे कि मैंने पैसे को लेकर कोई शिकायत नहीं की है। वो वकील द्वारा लिख दिया गया था क्योंकि वो अनपढ़ था, पढ़ना नहीं जानता था। फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।